आज से 1 साल पहले इंडिया में ये न्यूज़ बहुत चर्चा में था। Dealing with a very interesting petition. The petition wants Hindus to be granted minority status in state. हिंदू अल्पसंख्यक मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। हिंदुओं को देश के 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। आज से 1 साल पहले इंडियन मीडिया में न्यूज़ बहुत थी कि हिंदुओं को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। और अगर इसी बारे में बात करें तो इसमें एक सवाल और आता है कि जो धर्म इंडिया में मेजोरिटी में है वो आखिरकार माइनॉरिटी कैसे हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन देखें तो क्या असल प्रोटेक्शन मिल पा रही है असल माइनॉरिटी को इंडिया में। इन्हीं सब जवाबों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस और आप सब देख रहे हैं द वज्र की पहली वीडियो। देखिए, जब भी हम सुरक्षा की और प्रोटेक्शन की बात करते हैं या इवन राइट्स की भी बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले नाम कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें कि माइनॉरिटीज के बारे में कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो माइनॉरिटी राइट्स की और प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तो इसमें 2 आर्टिकल हैं मुख्यतः आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। देखिए, जहां आर्टिकल 29 बात करता है कि हर माइनॉरिटी को ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को और अपनी लैंग्वेज को, जिसको हम आर्टिकल के बेस पर लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वहीं आर्टिकल 30 ये भी कहता है कि अपने कल्चर को, रिलीजन को, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए वही माइनॉरिटी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन कर सकता है। इंटरेस्टिंगली हमें पता ये करना है कि दोनों आर्टिकल जहां माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29 जहां माइनॉरिटीज को राइट दे रहा है कि वो अपने रिलीजन को और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, और वहीं आर्टिकल 30 जब ये कह रहा है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को और अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें। क्या इंडिया में असल में ये चीजें हो भी रही हैं या नहीं। इसी के साथ इंटरेस्टिंगली एक बात और भी है कि दोनों ही आर्टिकल में जहां माइनॉरिटी वर्ड का यूज हुआ है वहीं माइनॉरिटी को कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर इसी को एग्जाम्पल के साथ समझे तो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया कि माइनॉरिटी या तो मुसलमान होगा या क्रिश्चियन होगा या सिख होगा या बुद्धिस्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ उस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का संविधान माइनॉरिटी रिकॉग्निशन सिर्फ 2 प्रकार से देता है, एक रिलीजन पे और एक लिंग्विस्टिक बेस पर, यानी धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। हमारे भारत में हर राइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कहानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन होने के बाद शुरू हुई। देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटी राइट्स को लेकर सभी मेंबर्स ने समर्थन दिया। माइनॉरिटी राइट्स को लेकर सभी मेंबर्स के अपने अपने विचार थे और इन्हीं राइट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत डिबेट भी हुई। और इन्हीं डिबेट्स के बीच 8 दिसंबर 1948 को एक मेंबर का मत ये भी आया कि इंडिया, जो कि एक सेकुलर स्टेट है, वहां हम धर्म के नाम पर कैसे किसी माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उनका मत यही था कि लैंग्वेज के बेस पर माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वहीं दूसरे मेंबर का मत ये भी था और उनका कंसर्न ये भी था कि माइनॉरिटीज को अपनी ही मदर टंग में, मातृभाषा में ही प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन दोनों ही मतों को खारिज कर दिया गया। देखिए, जब हम माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं तो इसकी कहानी 1992 से शुरू होती है, जब पहली बार नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट बना। और इसी एक्ट ने आगे चलकर रिकॉग्नाइज किया उन रीजंस को जो माइनॉरिटीज मार्जिनलाइजेशन का कारण बने थे। और इसी के चलते मई 1993 में एक कमीशन का गठन हुआ जिसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसी कमीशन ने अक्टूबर 1993 में 5 रिलीजन्स को माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज किया, जिसमें आते हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियंस, जिन्हें इंडिया में हम पारसीज भी कहते हैं। इस कमीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस कमीशन ने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेस पे, यानी धर्म के आधार पर ही माइनॉरिटीज को रिकॉग्निशन देने की बात करी थी।
इस कमीशन ने लिंग्विस्टिक बेस पर यानी भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करने की बात की ही नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम इस कमीशन के साथ ये थी कि ये कमीशन सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज कर रहा था। स्टेट लेवल रिकॉग्निशन की इस कमीशन ने कोई बात ही नहीं करी। इसी के चलते 2002 में टीएमए केस में सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच ने यह जजमेंट दिया कि जहां आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन भी कर सके और एस्टेब्लिश भी कर सके इंडिपेंडेंटली, वहीं रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को यानी कि धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज को स्टेट वाइज कंसिडरेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एक एक्ट आया, जिस एक्ट का नाम था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। इस एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज एफ में ये लिखा था कि माइनॉरिटीज को नोटिफाई और आइडेंटिफाई करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास है। इसी सेक्शन को चैलेंज करते हुए अगले ही साल 2005 में बाल पाटिल केस हुआ। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लैरिफाई किया कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को स्टेट वाइज रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार देने जा रही है जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा। कल शाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जैन संप्रदाय के लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांग की है। 2014 में माइनॉरिटी स्टेटस लिस्ट को फिर से अमेंड किया गया और इसमें जैन्स का नाम इंक्लूड किया गया, बट अभी भी प्रॉब्लम यही थी कि नेशनल लेवल पे ही माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया था, स्टेट लेवल की अभी भी कोई बात नहीं। The Union Cabinet on Monday agreed to grant the Jain community, followers of an ancient faith often confused to be a sect of Hinduism, the status of a national minority. This fulfilled a long-standing demand by the 7 million strong community that has sought to maintain its religious and cultural identity. देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस रिकॉग्निशन देने का रीजन एक ही था कि जो कम्युनिटी और जो रिलीजन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्हें कुछ राइट्स दिए जाए। पर क्या सच में माइनॉरिटीज इतने इकोनॉमिकली वीक हैं? 2017 की एक रिपोर्ट के हिसाब से क्रिश्चियन ट्रस्ट इंडिया में 20,000 करोड़ की लैंड के मालिक है, जो उन्हें इंडिया में सेकंड बिगेस्ट नॉन एग्रीकल्चर लैंड ओनर बना देता है। और अगर पॉलिटिकल पावर के बेसिस पर भी बात करें तो हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के हिसाब से जहां अरुणाचल प्रदेश में 1971 के सेंसस के हिसाब से लेस देन 1% ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी, आज वहीं 30% से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, जो उन्हें वहां मेजोरिटी बनाती है। यही हाल मणिपुर में है, जहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1961 में सिर्फ और सिर्फ 19% थी, आज वो 41% तक हो चुकी है। जिससे ये पता लगता है कि क्रिश्चियंस कहीं से भी इकोनॉमिकली वीक तो नहीं है, पर फिर भी क्रिश्चियंस वो सारे एडवांटेजेस ले रहे हैं जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलना चाहिए, और यही चीज इन्हें पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल बनाती है, जिससे कन्वर्जन को भी बढ़ावा मिलता है। ये हाल सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर का ही नहीं, आज कन्वर्जन से पंजाब भी बहुत सफर कर रहा है। जो बीमार है छोड़ दो कुर्सी, छोड़ दो कुर्सियां, छोड़ दो हीरो दिखाओ, छोड़ दो कुर्सियां, छोड़ दो कुर्सियां। और अगर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड इंडिया में आर्म फोर्सेस और रेलवेज के बाद 3rd बिगेस्ट लैंड ओनर है। भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह जिन हिंदुओं को भारत में मेजोरिटी कहा जाता है, सरप्राइजिंगली वही हिंदू भारत में 8 स्टेट्स में माइनॉरिटी में है, और वो स्टेट्स हैं लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब। और आप इन स्टेट्स को जब नोटिस करेंगे तो इनमें से 2 स्टेट्स में तो हिंदू 3% से भी कम है, लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.7%। ना ही माइनॉरिटी राइट्स, और इवन इंडिया में तो टेम्पल्स को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अगर बात करें तो क्रिश्चियन अपने चर्च और मुस्लिम्स अपने मॉस्क को कंट्रोल करते हैं, और इनके अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, पर हिंदुओं के पास दोनों ही नहीं है। यही बात हिंदुओं को बहुत कमजोर करती है, और इन 8 स्टेट्स में हिंदुओं को एज अ माइनॉरिटी बहुत ज्यादा वीक करती है। हिंदुइज्म के साथ साथ ही बहाज़म और जुडाइज्म को मानने वाले लोग, जिन्हें हम यहूदी भी कहते हैं, वो इन 8 स्टेट्स के साथ साथ पूरे इंडिया में माइनॉरिटी में है।
पर फिर भी उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी स्टेटस वाले राइट्स भी नहीं ले पा रहे। इसी चीज की चिंता जताते हुए जब एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी कि जिन 8 स्टेट्स में 2011 सेंसस के हिसाब से हिंदू माइनॉरिटी में हैं, उन्हें वहां माइनॉरिटी स्टेटस राइट्स मिलने चाहिए, ताकि आर्टिकल 29 और 30 के हिसाब से वो अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, और आर्टिकल 30 के हिसाब से वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलकर अपने बच्चों को वहां प्राइमरी एजुकेशन अपनी ही लैंग्वेज में और अपने ही रिलीजन के हिसाब से दे सके। और इसी केस को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का स्टैंड पूछा तो सेंटर का जवाब ये था कि माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करने की पावर कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। On to the other big story of the day, Center has told the Supreme Court that states can give Hindus minority status if they are less in number within their jurisdiction. और इसी बात को कहते हुए सेंटर ने 2 उदाहरण भी दिए, जिसमें है कर्नाटका और महाराष्ट्र। जहां महाराष्ट्र ने ज्यूज को यानी यहूदियों को माइनॉरिटी रिकॉग्निशन दिया है, वहीं कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती को लिंग्विस्टिक बेस पर माइनॉरिटी रिकॉग्निशन दिया है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंक्लूजन। मुझे भी पता है कि हिंदुओं को माइनॉरिटी कंसीडर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी को लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी ग्रुप है इंडिया के अंदर, बट फिर भी सच्चाई यही है कि हिंदू 8 स्टेट्स में माइनॉरिटी में हो चुके हैं। और इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि कोई भी माइनॉरिटी हो, उन्हें अपने रिलीजन का, कल्चर का और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का पूरा हक है। इसी के चलते हिंदुओं को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फ्रीली खोलने का राइट होना चाहिए, ताकि वो अपने कल्चर को, रिलीजन को और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके और फ्रीली उनको प्रैक्टिस कर सके। इसी के साथ वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।